नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आप सबको इस जो इनिशिएशन है कोकोनट थिएटर ने जो शुरू किया है कि ये इनिशिएटिव कि एक बातचीत हो जाए 2-2.5 महीने के बाद हमारी आपस में, उसमें आपको मतलब आमंत्रित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी बातचीत होगी वो थोड़ी फ्रूटफुल होगी। आप भी हंसेंगे, मैं भी हंसूंगा, क्योंकि 2-2.5 महीने 3 महीने से हम कुछ हंसे नहीं है, बहुत परेशान है। सलीम अख्तर साहब, आदाब। बात शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बातचीत का टाइटल रखा है कि टाइम्स हैव चेंज्ड बट द रूल्स आर सेम। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो ये टाइटल मेरे दिमाग में क्यों आया? देखिए क्या है कि हम सुरनई थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन में इलाजी, मैं, विजय कश्यप, सलीम अख्तर, जो जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, तो एक बार हम बैठे थे, बात कर रहे थे कि भाई देखिए हम तो काम कर रहे हैं लेकिन हमारे बाद क्या होगा। तो हमको कुछ दूसरी जनरेशन को तैयार करना पड़ेगा ताकि हमारे बाद वो इस काम को आगे कैरी करें। तो हमने एक प्रपोजल बनाया कि सुरनई थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन जनरेशन नेक्स्ट, उसकी लिए तैयारी की जाए। और जो हमारे साथ नए बच्चे काम करने आ रहे हैं तो उनको हम बताएं, एक तरह की ट्रेनिंग दें, उनको समझाएं कि भाई देखो आगे कैसे चलना है। तो जो ही मैंने ये शुरू किया तो बच्चे आ गए और मेरे से बात की। तो हमेशा जब मैं उनसे बात कर रहा था तो हमेशा ये कहते कि देखिए सर, ये तो आपके ज़माने में ऐसा होता होगा, हमारे ज़माने में ये नहीं होता, हमारे ज़माने में इस तरह से काम नहीं होता है। हमारे ज़माने में मैं हैरान हो रहा था कि हमारा ज़माना, ये ज़माना तो मेरा भी तो है, हमारा अभी ज़माना ख़त्म कैसे हो गया, ये हमको पहले ही से मतलब रिटायर कैसे कर रहे हैं। तो मैंने सोचा नहीं, चलो ठीक है, इनकी बात सुनते हैं, समझते हैं उनको। तो मैंने सोचा कि इनसे मैं बात करूं पहले कि इनकी बात ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। हम प्ले ढूंढ रहे थे, चुन रहे थे। तो इसी बीच में एक और किस्सा हुआ और ये छोटी सी कहानी बताना भी बहुत ज़रूरी है। इलाजी की डॉटर इशिता अरुण, जो हमारी बहुत ही परमानेंट एक्ट्रेस है, हमारे थिएटर ग्रुप की बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी अभिनेत्री है और अब तो वो अपना इंडिपेंडेंट थिएटर भी चला रही है। उनकी 2 डॉटर्स हैं, अमाला और अलाया। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन मैं उनके घर गया तो वो कुछ ड्राइंग कर रही थी, दोनों छोटी बच्चियाँ, एक 5 साल की, एक शायद 4-3.5 साल की थी। तो अमाला ड्राइंग कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि अमाला ये क्या तुमने बनाया? तो वो एक्सप्लेन कर रही थी। उसने कहा कि देखिए ये पहाड़ है, ये माउंटेन है, ये पेड़ है, इसके नीचे ये बैठा है। शी वॉज एक्सप्लेनिंग। मैंने कहा वेरी गुड, बच्चे को मतलब एनकरेज करना है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, और राजदान साहब बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैंने उसको यायू कहते हैं अलाया को, तो यायू को मैंने पूछा कि बेटा तुमने क्या बनाया है? उसने क्या किया था कि 1-2 लाइनें इधर उधर मारी थी। वो सोची, उसने अपनी बहन की तरफ देखा कि बहन ने तो कुछ बोला, मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। तो उसने फटाक से मुझे कहा कि दिस इज मॉडर्न आर्ट। मैं तो दंग रह गया, सख्ते में आ गया। मैंने कहा अरे ये 3-3.5 साल की बच्ची, इसको कैसे पता चला कि ये मॉडर्न आर्ट है? क्या जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया जाए, जिसकी व्यापक एक्सप्लेनेशन नहीं हो, जो चीज़ समझ में नहीं आए, वो मॉडर्न आर्ट है? तो ये बात मुझे बहुत परेशान करती रही। अब इस बात का संबंध क्या? देखिए ऐसा है कि ये 3-3.5 साल के बच्चे हैं जो इस तरह की बात करते हैं, और हमारे ज़माने में जाइए, मुझे लगता है कि जब मैं 4 साल का था तो मेरी तो नाक बह रही थी और मैं बात तो करनी नहीं आती थी हमको। और अगर कभी पिताजी कहते थे जाओ अंकल को ज़रा हेलो कहो, तो हम शर्मा के निकल जाते थे। हेलो करने की बात ही नहीं थी, बात बोलने का ढंग नहीं था, स्कूल जाते नहीं थे। तो मैं जो कॉन्टेक्स्ट जो मेरे टाइटल का है कि टाइम्स हैव चेंज्ड बट द रूल्स आर नॉट, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखिए कि आजकल की जनरेशन, छोटे से बड़े लेकर जनरेशन जो आज की है, उनके पास कितना एक्सपोजर है, वो कितने फास्ट है, कितने शार्प है और कितने मतलब बेसाख्ता बात करते हैं। ये जनरेशन और हमारी जनरेशन में इतना अंतर है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब भी ये बात मैं करूंगा कि टाइम्स हैव चेंज्ड, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देख लीजिएगा कि आज की जनरेशन को कितना एक्सपोजर मिला है, वो कितना जानते हैं बहुत कम उम्र में,
और कितना बेसाख्तगी से अपनी बात को सामने रखते थे, जो हमारी जनरेशन में शायद उतनी हिम्मत नहीं थी। अगर हमारे सामने हमारे पेरेंट्स हो या कोई हमारे बुजुर्ग हो, वो अगर गलत बात भी कहते थे तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी, हम उनको कहते कि नहीं सर आप ये गलत कहते हैं। तो ये जो टाइटल है उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि देखिए आजकल की जनरेशन को इतना सारा एक्सपोजर मिला हुआ है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब इंटरनेट सामने है, इतनी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं तो वो एक एडवांटेजस पोजीशन में है, उनके पास काफ़ी कुछ है जो हमारे पास नहीं था। हमारे पास अगर हमको कुछ मालूम करना पड़ता था या हम मालूम करना चाहते थे नाटक के बारे में, या तो कहीं लाइब्रेरी में जाकर इक्का दुक्का किताब होती थी, उस किताब को पढ़ते थे, एक दूसरे से पूछते थे, लेकिन कुछ खास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं थी और बस अंदाजे से जो कुछ हो रहा था उसको हम आगे चलाते थे। तो ये जो चीज़ है, इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था कि भाई देखिए वक्त तो बदल गया है, आजकल की जनरेशन, शायद हमें अगर उनसे बात करनी है, अगर उनको समझाना है तो हमको अपने तरीके भी बदलने पड़ेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करने के तरीके भी बदलने पड़ेंगे, तभी शायद हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। ये बात हुई। और अब रही बात कि मेरी जर्नी के बारे में, अब देखिए मैं बताऊं आपको कि 50 पुरुषयार हवाकदल श्रीनगर कश्मीर से ये यात्रा शुरू हुई और पहुंच गई D102 मिराज रेजिडेंसी में, मलाड वेस्ट में। ये बहुत लंबी यात्रा है, बीच में कई मतलब पड़ाव भी आ गए, तो इस यात्रा को सुनाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी बातें होंगी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो खास बिंदु है इस यात्रा के, उन पे मैं उनके बारे में आपको बताऊँ, उनकी मैं बात करूँ आपसे, और ताकि मतलब आपको ये पता चले कि मैंने कहाँ से शुरू किया और मैं अब कहाँ पे हूँ। तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थिएटर का एहसास मुझे कब हुआ, मतलब पहली बार जो एक इम्प्रेशन पड़ा कि थिएटर क्या है, वो एक कश्मीर में बहुत लेक्स हैं, डल लेक है, वुलर लेक है, मानसबल लेक है। मानसबल लेक एक गाँव है जहाँ मेरे पिताजी नौकरी करते थे, वहाँ उनकी जॉब थी। तो उस गाँव में मुझे पहली बार ये पता चला एक्चुअली कि थिएटर क्या चीज़ है, वो कैसे, वहाँ पर क्या होता था। मैं अपनी छुट्टियों में अपने पिताजी के पास जाता था, वहाँ करने को कुछ था नहीं। वो गांव के सारे बच्चे थे, वो मुझे देखते थे कि कोई आउटसाइडर सा है, कुछ ज़्यादा मुझसे बातचीत करते नहीं, तो उनके साथ बातचीत होती थी। ये लोग क्या, ये जो खेती वेती करने के बाद शाम को एक पेड़ के नीचे, मुझे याद है जिस क्वार्टर में हम रहते थे उसके पास एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे सारे ये किसान जो दिन भर काम करते थे शाम को बैठते थे। शाम को बैठ के ये लोग बात करना शुरू करते थे एक दूसरे से, और बात किस सिलसिले में होती थी कि जो खेत में इनको प्रॉब्लम्स हुई, पानी देने में, बीज बोने में, वो सब डिस्कशन चलता था। और कोई सवाल पूछता था, कोई जवाब दे रहा था, कोई बहस भी होती थी। और थोड़ी देर के बाद एक टेलर हुआ करते थे, त्रिलोकीनाथ, वो एक्चुअली टेलर मास्टर थे, वो कपड़े बनाते थे, उनके पास एक ढोलक हुआ करती थी। तो थोड़ी देर के बाद वो उसको कहते हैं चलो यार बहुत बहस वहस हो गई, चलो आप थोड़ा जरा गाना वाना सुनाओ। तो वो ढोलक बहुत अच्छे बजाते थे, वो ढोलक बजाना शुरू करते तो गाना शुरू करते थे कश्मीरी में। और ये उनका मतलब रेगुलर एक रूटीन होता था, जहाँ पे ये नई नई चीज़ें, उनकी जो समस्याएं थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हल करना है, उनका क्या जवाब होगा, किसके पास जाना पड़ेगा। और मेरे पिताजी उनको वो समझते थे कि भाई पढ़े लिखे आदमी यही है, इन्हीं से मतलब सजेशन ले लो, उनसे बात करो, वो किस ऑफिस में जाना है, क्या करना है, ये सब ये डिस्कशन होता था। और बाद में अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वो गाना बजाना भी करते थे। उस वक्त मुझे ये समझ नहीं आया था, मैं मतलब ये नहीं कहूँगा कि उस वक्त मुझे समझ आया अच्छा ये थिएटर है, नहीं, मुझे भी एक एक्टिविटी लग रही थी कि मतलब ये एंटरटेनमेंट एक्टिविटी है। लेकिन बाद में जब मैं थिएटर में आया और थिएटर को समझने की मैंने कोशिश की, तो मैं समझ गया कि एक्चुअली थिएटर की शुरुआत तो वहाँ थी, वो भी थिएटर था। क्योंकि थिएटर एक ऐसी चीज़ है, थिएटर प्रोवोक करता है आपको, थिएटर आपको क्वेश्चन करने के लिए बाध्य करता है, थिएटर आपके क्वेश्चन के जवाब देता है। इसीलिए ये एक लाइव मीडियम है, इतना इंपॉर्टेंट है और इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है। तो अगर सही मानों में देखा जाए तो मेरी जर्नी थिएटर की वहाँ से शुरू हो गई। वहाँ से शुरू होने के बाद तो देखिए वहाँ भी मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ भी एक ग्रुप जमा होता था, एक समूह, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग जमा होते थे, आपस में बात करते थे। तो तब भी 5-10 लोग जब इकट्ठे होते थे, आपस में बातचीत करते थे, तब कोई बातचीत, तब कोई बहस, तब कोई डायलॉग होता था, जिसको हम अंग्रेजी में आजकल डायलॉग कहते हैं। तो
पहली बात जो हमको समझनी है कि थिएटर एक ग्रुप एक्टिविटी है। जब तक ग्रुप नहीं होगा, ग्रुप तो थिएटर हो नहीं पाएगा, अकेले थिएटर होता नहीं है। मतलब उसके बाद यहाँ से चलने के बाद जब काफ़ी बड़ा हो गया तो मैं पहली बार जब थिएटर एक प्रॉपर थिएटर ग्रुप में मैंने मतलब एंट्री ली, उस थिएटर का नाम था, मुझे याद है कि वो एक मतलब वो बेचारे नौकरी पेशा लोग थे, वो शाम को अपने दफ्तर से आते थे, काम करते थे, काम करने के बाद 6 बजे वो अपना कला केंद्र था उस थिएटर का नाम, तो वहाँ पे कला केंद्र में आके वो लोग नाटक करते थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं भी करना चाहता हूँ। पहले तो उन्होंने हंसा कि ये बच्चा क्या थिएटर करेगा, इसको क्या समझ में आएगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम बैठो बैठो, हमको देखा करो। तो वहाँ भी मैंने क्या देखा, 6-7 लोग जमा होते थे, उसमें कुछ महिलाएं होती थी और कुछ पुरुष होते थे। ये लोग आपस का कुछ किताब खोली जाती थी जिसको तो हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तो स्क्रिप्ट पढ़ के वहाँ से भी वो उनकी रिहर्सल शुरू हो जाती थी, जिसको कि वो स्क्रिप्ट पढ़ते थे, फिर कैसे वो रिहर्सल करते थे। वो मेरा एक दूसरा एक्सपोजर था कि ये जानने के लिए कि नाटक कैसे होता है। उनको देख देख के मैंने नाटक में मेरी दिलचस्पी हो गई। वो तीसरी बात है कि जिसका मतलब मेरे पिताजी को बहुत दुख था कि वो कहते थे कि तुम्हें बर्बाद करने में मेरा योगदान बहुत बड़ा है। क्योंकि क्या था, जब मैं छोटा था तो वहाँ पे धार्मिक नाटक बहुत होते थे हमारे यहाँ कश्मीर में, जैसे कि द्रौपदी चीर हरण, मतलब इस तरह के नाटक। तो वो मुझे देखने को मैं चला जाता था अपने पिताजी के साथ वो नाटक देखने के लिए। व्हाट फैसिनेटेड मी, उस नाटकों में मुझे ये एक्टिंग वैक्टिंग कुछ ज़्यादा फैसिनेट नहीं कर रही थी, क्योंकि वहाँ उस ज़माने में तो लड़कियाँ तो मतलब महिलाएं तो वहाँ, मुझे याद है कि वो एक्ट नहीं करती थी, वहाँ मतलब मर्द ही औरत का काम भी करता था। सीता कौन बनता था, सबसे सुंदर जो मर्द होता था वो सीता बनती थी, सबसे ज़्यादा सुंदर थी वो द्रौपदी बनती थी। लेकिन मुझे फैसिनेट क्या चीज़ करती थी कि वहाँ एक जब सीक्वेंस एक चलता था, जैसे कि जंगल का सीक्वेंस है, पीछे जो पर्दा होता था उसमें जंगल बना होता था, और जो ही फेड आउट हो गया तो वो पर्दा गायब होकर दूसरी जगह मतलब राजमहल आ जाता था। मुझे वो सब चीज़ बहुत फैसिनेट कर जाती थी। ये होता कैसे, ये इतनी जल्दी कैसे हो जाता है, कैसे मतलब एक लोकेशन जिसको हम आज कहते हैं, एक लोकेशन थी दूसरी लोकेशन पे कैसे करते हैं ये सब लोग। वो जो एक अद्भुत फीलिंग थी, वो जो अनुभव था, एक एक्सपीरियंस था, उसने मुझे इस थिएटर की तरह और भी मतलब खींचा, आकर्षित किया। और मुझे लगा कि नहीं यार, ये जो चीज़ है इसको तो समझना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मेरे घर में पुश्तों से मतलब मुझे लगता है अगली भी कोई पूछता, सिर्फ मेरी नीस है वो कोशिश कर रही है इस लाइन में आने को। लेकिन हमारे पहले ना कोई एक्टर था हमारे घर में, ना किसी ने एक्टिंग के बारे में सुना था, ना कहा था। इसको तो भांडगरी कहते थे लोग, ये तो भांडों का काम है, तो ये अच्छे बच्चों का काम नहीं है। पता नहीं, ये भी जो फैसिनेशन मेरा हुआ थिएटर के साथ, तो मैं आगे बढ़ता गया तो हमने अपना एक थिएटर ग्रुप खोला जिसका नाम हमने संगरमाल रखा। संगरमाल थिएटर ग्रुप खोला, वहाँ हमने थिएटर का तो जब शुरू किया, वहाँ पे जो हमारे सीनियर थे वो हमको नाटक मतलब करवाते थे। मुझे याद है पहला नाटक नदी प्यासी थी, डॉक्टर धर्मवीर भारती का था, वो हमने शुरू किया, उसमें मैंने काम कर दिया। और काम मुझे मिलता था कि मैं डबल कास्ट में हमेशा था। मुझे वहाँ पे कभी डायरेक्ट कोई रोल मिला नहीं, मतलब एक्टिंग करने का काम मतलब मुझे नहीं मिलता था कि मैं उनकी नज़र में मैं बहुत ही पतला दुबला सा आदमी था कि वहाँ मुझसे भी अच्छे हैंडसम लड़के थे, लंबी हाइट थी उनकी, उनको काम मिलता था और मुझे कहते थे तुम ना सेकंड कास्ट में। विजय कश्यप साहब नमस्ते। तो मैं मगर लगा रहा वहाँ पे। मैंने देखा कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हो जैसे ब्लॉकिंग जिसको हम कहते हैं, तो ब्लॉकिंग वो कहते हैं यहाँ से आ जाओ, फिर यहाँ चले जाओ, अच्छा तुम ज़रा यहाँ जाओ। तो मैं सोचता ऐसा क्यों है, ये स्टेज पे ऐसे चलाते क्यों है, इसका क्या। तो मैं जब सवाल करना शुरू करता था, कुछ सवालों के जवाब उनके पास थे, कुछ सवालों के जवाब उनके पास थे नहीं, वो जवाब दे नहीं पाते थे। डांट कर कहते थे कि नहीं, तुम बहुत सवाल करते हो, सवाल ज़्यादा मत करो, तुमको जो कहा है वो करो, तुम वैसे जब तुमको कहते हैं तुम वैसे चलो और सवाल मत क्या करो और ऐसे बोलो। तो मैं पूछता था कि ऐसे क्यों बोलो, तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। क्योंकि देखिए वो लोग भी मतलब उनकी बस छोटी मोटी एक्सपीरियंस थी, कोई ट्रेनिंग तो थी नहीं, कहीं से उन्होंने सीखा नहीं था। तो वो अपने हिसाब से मतलब हमको बताते थे, सिखाते थे, लेकिन कोई एक लॉजिकल आंसर मुझे मिला नहीं। तो वो लॉजिकल आंसर न मिलने की वजह से मेरी तलाश शुरू हो गई। ये तलाश शुरू हो गई कि जो मेरे सवाल आते हैं, ये मीडियम तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट कर गया, लेकिन
ये तलाश ये हुई कि इस मीडियम को समझने की ज़रूरत है, इसको अच्छी तरह से पहचानने की ज़रूरत है। ये क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, मतलब इसका कुछ तो ग्रामर होगा। ये मेरी दिमाग में बात थी कि इसका कुछ तो ग्रामर होगा ज़रूर। तो वो ग्रामर ढूंढते 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 उस कहानी को थोड़ा छोटा करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुँचा। वो मेरी ज़िंदगी और थिएटर की ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव था कि जब मैं खुशकिस्मत था कि मुझे एडमिशन मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई। उस ज़माने में 8 लोगों का मतलब सिर्फ लेते थे स्कूल में, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेते नहीं थे। ऑल ओवर इंडिया में से सिर्फ 7 या 8 लड़के मिलते थे और मैं स्कॉलरशिप 5-6 लोगों को मिलती थी। और मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, क्योंकि मैं अपने खर्चे पे तो नाटक की ट्रेनिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे मतलब ना तो सपोर्ट करते, ना तो वो इस चीज़ को मतलब एनकरेज करते। तो उनकी नज़र में ये कोई चीज़ नहीं थी, ये तो हॉबी है, ये तो मतलब बेकार वक्त में करने की चीज़ है, ये कोई मतलब प्रोफेशनल काम नहीं है। तो जब मैं ड्रामा स्कूल पहुंचा तो ड्रामा स्कूल ने मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। वो नया मोड़ ये था क्योंकि मैंने वहाँ पे सीखना शुरू किया। वो 3 साल जो मैंने ड्रामा स्कूल में गुजारे हैं वो मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम साल है, जहाँ मैं कहूँगा कि उस स्कूल ने मुझे नर्चर किया, उस स्कूल ने मुझे बनाया जो आज मैं हूँ। अच्छा बुरा जो भी है वो सारा क्रेडिट उस स्कूल को जाता है, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट उस आदमी को जाता है जो मेरे लिए, थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ मैं, जो मेरे लिए एक भगवान की तरह है, जिनका नाम इब्राहिम अलकाजी। वो आदमी फैंटास्टिक, मतलब मैं कह रहा हूँ वो भगवान था मेरे लिए, कि जो उन्होंने सिर्फ नाटक की विद्या नहीं सिखाई, जिंदगी को जीते कैसे हैं उन्होंने वो सिखाया। जिंदगी मतलब हम तो मतलब सिर्फ मैं नहीं, मेरे दोस्त प्रेम मटियानी थे, उस वक्त भरत दवे थे, पवन मस्करा था, पंकज कपूर थे, ये सब मेरे बैच के लोग, अतिया बख्त थी। तो हम सब अलग अलग जगहों से आए थे, छोटे छोटे शहरों से आए थे, हमारी दुनिया भी बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सिर्फ ये नहीं बताया कि ये किताब पढ़ो, ये करना है, मतलब इस तरह से एक्टिंग क्लास ज्वाइन करके इस तरह से सीखा जाता है, ये वॉइस की ट्रेनिंग होती है, ये फिजिकल ट्रेनिंग होती है, नहीं, वो ये नहीं। वो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि वो जो है वो हमारे अलकाजी साहब रोज़ हमारे मतलब हॉस्टल में आते थे। सुबह हॉस्टल में आके एक बार मैं खड़ा था तो उसने मुझे देखा, तो मैंने गुड मॉर्निंग कहा, तो मेरे पास नज़दीक आ गया, तो मेरे कमीज़ के कॉलर को ठीक कर दिया, तो और मुझे ये कान में कहा कि देखो कमीज़ पहनना सीखो तुम। वो ऐसे थे। और जब हमारे बाथरूम में जाते थे, हमारे बाथरूम की गंदगी देखते थे, उस गंदगी को साफ करते थे खुद, और हमको कहते थे कि जहाँ रहते हो, जिस कमरे को इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि पहले उस कमरे को, उस बाथरूम को साफ करो। तो ये सिर्फ थिएटर जो है ये वे ऑफ लाइफ बन जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये, मतलब आपने कई बार ये सुना होगा, ये क्लेशी लाइन लगती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि थिएटर एक वे ऑफ लाइफ है, आपको ज़िंदगी जीना सिखाता है थिएटर। तो यहाँ ड्रामा स्कूल में तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ अनुभव हुआ, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हुआ। ऐसे ऐसे लोगों को देखा, स्वर्गीय मनोहर सिंह को मतलब स्टेज पे देख के तो मतलब अद्भुत चमत्कृत हो जाते थे। ओमपुरी साहब का मुझे आज भी याद है कि आनेसू का लेसन, एक नाटक था, मैं फर्स्ट ईयर में था, वो करते थे, उत्तरा बावकर थी उसमें, और देश पांडे लड़की थी, वो लोग उसमें काम कर रहे थे। अलका साहब ने कहा था कि आप रोज, स्टूडियो थिएटर था छोटा सा, उन्होंने कहा था कि आप रोज़ ये नाटक देखो और रोज़ आप क्या महसूस करते हैं इस प्ले के बारे में, उसको अपनी नोट बुक में लिख लो। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उस नाटक के कम से कम 75 शोज़ देखे होंगे, जितने शोज़ उस नाटक के हुए वो सब मैंने देखे होंगे। तो वो जो है, और वो जो एक्सपीरियंस था वो ओमपुरी साहब को देखने का, उत्तरा बावकर को देखने का, सुरेखा सीगरी को देखने का, मनोहर सिंह को देखने का, उनको देख के कि वो क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो सही मानों में सीखा हमने वहाँ से है। तो मतलब उससे बड़ी ट्रेनिंग नहीं होती है। मैं आज भी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई देखो कि मतलब आपको कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, बाहर ऑब्जर्व करना चाहिए। आप अपने सीनियर्स को जो कि आपके सामने काम कर रहे हैं उनको देखो, और उसके बाद और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको वहीं समझ में आएगा कि क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है।
उस तरह से मैंने काफ़ी कुछ मुझे, और मैं लकी भी रहा, मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि काफ़ी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल गई वहाँ काम करने की। जैसे डॉले ने अभी जिक्र किया बेगम का तकिया, कि मेरे लिए एक आइकॉनिक प्ले है और जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया उस प्ले ने। रंजीत कपूर मेरा वंस अगेन मेरा बैचमेट जिसने उसको डायरेक्ट किया था, तो वो मैंने किया। मैंने अलकायद साहब के जितने प्लेज उन्होंने, अंधायू कहिए, मतलब तुगलक कहिए, सुल्तान रजिया कहिए, ये सारे नाटक हमने किए और उनमें मैंने काम किया। तो हम बड़े खुशकिस्मत थे। हमारा बैच, ये कहा जाता था कि भाई वो जो हमारा जो 1973 का बैच था वो बहुत ही लकी बैच था, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल गई। तो चोपड़ा कमाल नौकर जमाल फ्रेड्स बेनविट्स के साथ मैंने प्ले किया, जिसमें पंकज कपूर जो कि मेरे बैचमेट हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे हिंदुस्तान के बहुत माने हुए मतलब एक्टर्स में गिने जाते हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। और वो भी बहुत ही अद्भुत अनुभव था चोपड़ा कमाल नौकर जमाल। और वो जो डायरेक्टर था फ्रेड्स बेनविट्स, वो भी कमाल की चीज़ थी। वो भी देखिए ऐसा है कि वो ये किस्सा पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह दूंगा आज। उस प्ले में हमको काम मतलब रोल नहीं मिला था, उसमें मनोहर भाई और राजेश विवेक हमारे बहुत अच्छे एक्टर थे, हम मेरे सीनियर थे, उनको कास्ट किया गया था उसमें। तो जब हमको, मैं और पंकज बड़े मतलब थोड़े से हम बहुत ज़िद्दी थे और बहुत कुछ कहीं ना कहीं वो जोश था कि कुछ करना है, हमको कुछ बताना है, कुछ करके दिखाना है। तो बड़े डिसअपॉइंट हो गए। हमने कहा यार ये तो हमको तो काम नहीं मिला इसमें, तो अब क्या होगा। तो हमने कहा कि चलो ठीक है यार, हम ऐसा करते हैं कि पंकज ने कहा चलो मैं चोपड़ा का रोल करता हूँ, तुम नौकर का रोल करो, हम भी अपनी तरह से रिहर्सल करते रहेंगे। तो हम भी अपना रिहर्सल करते रहते थे, वो रिहर्सल देखते थे। एक दिन क्या हुआ कि मनोहर भाई छुट्टी पे थे, क्योंकि वो चीफ ऑफ द रेपर्टरी कंपनी भी थे, तो वो छुट्टी पे थे, तो रिहर्सल में नहीं आ पाए वो। और किसी कारणवश विवेक भी नहीं थे, तो बेनविट्स को खबर नहीं थी, वो आए अंदर। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो रिहर्सल शुरू करें, तो हमने कहा कि वो है नहीं, पर पता नहीं कैसे हमने कहा कि सर हम करें। तो मैं और पंकज स्टेज पे गए, तो हमने एक सीक्वेंस वहाँ पे कर दिया। वो सीक्वेंस करके वो हैरान हो गए। वो सीधा मतलब उन दिनों डायरेक्टर थे ड्रामा स्कूल के कारण साहब, तो वो कारण साहब के पास गए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा है, मैं तो कास्ट चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे इस प्ले में के रहना चाहिए और पंकज कपूर चाहिए। और बहुत बड़ा मतलब हंगामा खड़ा हो गया। आप समझ सकते हैं कि मतलब पहली बार मतलब एनएसडी के रेपर्टरी कंपनी में हुआ था कि मनोहर सिंह जैसे इतने मतलब कदावर एक्टर जो है, फिर राजेश विवेक जो है, इतने कदावर एक्टरों को रिप्लेस करें, ये कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फ्रेड्स बेनविट्स थे, उन्होंने कहा नहीं ये तो होगा, अगर मुझे ये नाटक करना है तो मैं इन 2 एक्टरों के साथ करूँगा, उनके साथ नहीं करूँगा। तो इस तरह से हमको वो काम मिला। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमने सोचा कि भाई देखो ऐसा है कि हम ये एक बहुत बड़ा कहते हैं एक कू हुआ था, तो मतलब हमको तो प्रूव करना है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो मुझे खुशी हो रही है आज ये कह के मेरे लिए हमारा बहुत ही प्रेशियस नाटक है मेरे लिए, और हमने बहुत अच्छा नाटक किया। और उस नाटक में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक सीक्वेंस हुआ करता था कि जिसको हम जब करते थे तो बहुत एंजॉय करते थे स्टेज पे, वो मैं बताना चाहूँगा आपको। वो क्या था कि उसमें एक सीक्वेंस है जबकि वो क्या उसकी मतलब बाइपोलर पर्सनैलिटी है चोपड़ा की। तो जब वो शराब पीता है तो वो सेंसेस में होता है, जब शराब नहीं पीता तो पागल हो जाता है। तो एक बार क्या होता है, एक सीक्वेंस में वो शराब पी के वो कहता है कि वो मूड में है, तो अपने नौकर को कहता है कि भाई तुम ना मुझे शंकराचार्य यहाँ पर बनाओ, मेरे ड्राइंग रूम में शंकराचार्य बनाओ। अब शंकराचार्य कश्मीर में है, वो ड्राइंग रूम में कैसे बनेगा। हाँ, तो जमाल बहुत नाराज हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। वो क्या करता है, सारा फर्नीचर उठा के मतलब कुर्सियाँ एक के ऊपर करके कहता कि ये बन गया तुम्हारा शंकराचार्य, अब तुम चढ़ो। वो चढ़ जाता था, लेकिन चढ़ेगा वो तो अपने जमाल के कंधे पे जाके चढ़ता था ऊपर। तो ये जो सीक्वेंस था, ये सीक्वेंस जब चढ़ते थे तो एक बार पंकज और मैंने तय किया, हमने सोचा कि यार इसमें ये चढ़ तो जाए, लेकिन इसमें एक ड्रामेटिक कोई क्वालिटी नहीं है, ड्रामेटिक एलिमेंट नहीं है, तो क्या किया जाए। तो मैंने क्या किया, उसने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे कि मैं तुम्हारे कंधे पे और ये नीचे वाली कुर्सी एक खींच के तुम उसको नीचे फेंक दो, तो लोगों को ये आभास होगा कि ये पूरा नेचुरल एडिफिस ही गिर जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि तुमको मुझे पकड़ना है, ऐसा नहीं कि मैं नीचे गिरूं, कि इतना बड़ा 8-10 फीट का बन जाता है वो, मैं गिर जाऊंगा तो हमारी दोनों की मतलब सारी टांगें टूट जाएगी। तो एक जो ट्रस्ट होता है ना एक्टर्स में, कि वो जो ट्रस्ट की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी। तो हमने रेस किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, दिस इज डन, ये होगा, हम ये एक्टिविटी करेंगे और तुम गिरोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है।
तो ये जब सीक्वेंस होता था, हम सीक्वेंस करते थे, सीक्वेंस करते 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 थे, बीच में मैं बीच वाली खिड़की मतलब उस कुर्सी को ऐसे धक्का देता, कुर्सी गिर जाती, सब कुछ कोलैप्स हो जाता था, लेकिन मैं उसको अपनी अपनी मतलब बाहों में ऐसे पकड़ लेता था। और लेकिन वो मोमेंट, वो हाथ जो ऑडियंस में होती थी, वो एंजॉयबल थी, वो आज तक मैं भूल नहीं सकता। एंड इस तरह की काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो वो जो ट्रस्ट था वो कमाल की चीज़ थी। ये सारी चीज़ें जो है इसी से, मतलब अपनी जो लेगेसी जो थी, अपनी लेगेसी जो ड्रामा स्कूल की जो थी, वो लेगेसी मैं यहाँ जब बॉम्बे पहुँचा, बॉम्बे में आया मैं मतलब गोविंद निहलानी की पिक्चर करने के लिए विजेता में यहाँ आया। तो यहाँ पे मेरी मुलाकात इलाजी से हुई। इलाजी उन दिनों उन्होंने एक नया थिएटर शुरू किया था, सुरनई। वो सुरनई थिएटर एंड फोक आर्ट्स कैसे बना, उस जर्नी के बारे में इलाजी ने विस्तार से आपको बताया, क्योंकि हमारे थिएटर ग्रुप में से पहले इलाजी यहाँ आई थी, उसके बाद सलीम अख्तर ने भी आपसे मतलब इस सेशन में बात की थी। और 2-4 लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे सुरनई के उस वक्त जो थे, अंजुला बेदी, इलाजी, विजय कश्यप, स्वर्गीय वीरेंद्र राजदान, मैं, सलीम अख्तर, बाद में उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन साथ पिछले 30 साल से हमारे साथ हैं। तो मैंने क्या देखा कि मैं, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर आके पे हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। तो मैंने देखा था कि जो ड्रामा स्कूल में जितने भी नाटक मैंने किए थे, तो यहाँ पर वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। जो भी ग्रुप है वही उन्हीं प्लेस को वैसे ही जैसे वहाँ होते थे वैसे ही वो सारी प्लेस को रिपीट किया जा रहा था। तो मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जाते वक्त मैंने अलका साहब से पूछा था, मैंने कहा था कि सर अब तो मैं निकल रहा हूँ, अब क्या करें, अब आपकी आखिरी एडवाइस क्या है। उसने कहा एक बात हमेशा याद रखना, इफ़ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, टेक अ डिफिकल्ट टास्क एंड प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यू कैन डू इट, नंबर 1, एंड डोंट रिपीट व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन अनलेस एंड अनटिल यू हैव टू से समथिंग डिफरेंट। ये बात आज भी मैं मानता हूँ, ये बात बिल्कुल मतलब मेरे यहाँ पे दिल पे लिखी हुई है कि वो चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा कि जिसमें चैलेंज मुझे दिखेगा नहीं, जिसमें मुझे एक नया काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या लगा, मैंने देखा कि इलाजी उन दिनों एक नाटक कर रही थी, अ म्यूजिकल सैंडस्टॉर्म, ये कुछ म्यूजिकल प्ले था और मुझे शूटिंग पे जाना था। मुझे लगा कि ये एक मतलब महिला है जो कुछ अलग करना चाहती है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपका थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस तरह से मैं सुरने में मैंने ज्वाइन किया। फिर इवेंचुअली विजय जी आ गए, फिर राजदान साहब आ गए, रवि जांकल बाद में आ गए। तो इस तरह से हम मिले। ये कमाल की बात है, ये भी एक संयोग है कि जितने भी बाद में मेरे मतलब बैचमेट्स थे या मेरे जूनियर थे या कुछ एक आध सीनियर भी था, वो सब सुरने में आ गए और सुरने का हमारा काम चला। और हमने जितने भी नाटक यहाँ पर किए, वो अगर मैं बताऊँ आपको, मुझे ये कहते हुए गर्व ही है कि हमने कोई ऐसा नाटक नहीं किया जो मैंने पहले किया हो या जिसके मैंने पहले शोज किए हो। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो नाटक आपने किया वो करना कोई गुनाह है, ऐसी बात नहीं है। मैं कृपया मेरी बात को गलत मत समझिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उस काम को करना, जब तक आपको कोई नई बात नहीं कहनी है, जब तक आप कुछ नया कहना नहीं चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वही बात जो आपने की है किसी और ने की है उसी को आप दोबारा रिपीट करके करेंगे तो कोई मज़ा नहीं है। क्योंकि थिएटर, देखिए थिएटर हैज़ टू बी एक्सपीरियंस। अगर वो आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर उसको करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि थिएटर करने का मतलब ये है कि वो आपको ज़िंदगी का एक नया पहलू समझाए, ज़िंदगी की एक नई बात को बताए। अगर वो नहीं होता है तो मुझे लगता है वो एक्सरसाइज जो है वो मतलब बिल्कुल फ्यूटाइल है, उसका कोई पर्पस नहीं है। हम जब आजकल नाटक करते हैं, जैसे कि मैंने उस बात पे आऊँगा मैं कि मतलब रूल्स वही है। देखिए आजकल के बच्चे, मतलब कमाल की बात ये है कि आजकल के बच्चे मतलब जितना कॉन्फिडेंस उनमें है, अच्छी बात है कॉन्फिडेंस है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी है। क्योंकि वो क्या है, वो जो आते हैं हमारे पास जब आते हैं वो कहते हैं कि सर हम मतलब थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी बताते हैं वो कि मुझे उनको क्या करना है, उनको कैसे समझाना है, उनको कैसे सिखाना है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुमको सब मालूम है, तुमको कैसे क्या सीखना है, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? ये सवाल। लेकिन क्या मतलब
क्या किया जाए, कुछ उसका इस बात का जवाब क्या है मेरे पास। तो मैं सोचता हूँ नहीं, ज़रा ये हमारे पास आए, बैठे, बात करें, तो इनको हम समझाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कि भाई ये तरीका नहीं है। आजकल के ज़माने में जैसे कि 2-4 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी बात जो है मैं मतलब सिर्फ उन नए एक्टर्स के लिए कह रहा हूँ जो कि नए नए हैं, जो हमारे ग्रुप में नए आए थे, जो आने वाले हैं, और जो दूसरे ग्रुप्स में भी नए नए एक्टर्स आते हैं जो चाहते हैं कि उन लोगों के साथ काम करें, कि शायद ये चीज़ें जो है उनको हेल्प करेंगी काम आसानी से करने में। पहली बात तो ये है कि एक ये याद रखिए, एक ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअलिस्टिक आर्ट नहीं है ये। कि बहुत से बच्चों को मैंने देखा वो मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में ग्रुप में आते, रिहर्सल में आते, अपने बारे में सोचते हैं, ग्रुप की बात नहीं करते। देखिए आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, एक नाटक लिखा जाता है, एक राइटर ने एक नाटक लिखा, उसने 4 कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स का एक नाटक लिखा, यानी कि उसने उन 10 कैरेक्टर्स की एक दुनिया बना ली। उस दुनिया को साकार किया उसने शब्दों में जब साकार किया उस दुनिया को, उसने उन कैरेक्टर्स को जीवन दिया। जब तक आप उन कैरेक्टर्स को समझेंगे नहीं, उस दुनिया को समझेंगे नहीं, और तब तक आप कभी उस काम के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एज ए सीनिक डिजाइनर, एज ए लाइट डिजाइनर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो संसार जानना बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले मतलब अभी कल की बात है, मैं मतलब मकरंद जी का वो सेशन देख रहा था, तो उसमें किसी ने कहा था कि क्राफ्ट, एक्टिंग का क्राफ्ट क्या होता है, क्राफ्ट कैसे सीखा जाए। ये क्राफ्ट जो है ना, एक तो दूसरी बात है कि बड़े बड़े शब्द जो हमारे किताबों में हैं, तो आप इनके चक्कर में मत पड़िए। बात बहुत सहज है, सिंपल सी बात है कि देखिए आप जो कम्युनिकेट करते हैं, आपका जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है, वो तरीका कैसे होता है स्टेज पे, आपका टूल क्या है कम्युनिकेशन का, आप अपनी बात कैसे ऑडियंस जो सामने बैठी है उन तक कैसे पहुंचाते हैं। वो आपके पास क्या है, आपके पास अपना शरीर है जिसको बॉडी कहते हैं, आप अपने शरीर के थ्रू, आपके पास आवाज़ है, अपने आवाज़ के थ्रू, आप अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, और अपने जेस्चर्स के थ्रू, यही कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी बात उस ऑडियंस, दर्शक तक, वहां तक पहुंचाते हैं। आपका पहला काम यह है कि इस इंस्ट्रूमेंट को आप ठीक कीजिए, पक्का कीजिए। तो उसके लिए पहला काम यह है कि आप अपने आप को समझिए। अपने आप को समझने का मेरा मतलब यह है कि आप अपनी बॉडी को समझिए। आपका शरीर क्या है, आपके शरीर की क्वालिटी क्या है। मैं क्वालिटी की बात, आपकी आवाज़ कैसी है, क्या आपकी आवाज़ का मैं प्रोजेक्शन है, जैसे कि प्रोजेक्शन कहते हैं जिसमें जब फिर वॉइस ट्रेनिंग दी जाती है। अपने आप को समझना, फिर आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक्टर का जॉब, खासकर मैं एक्टर सेंटर की सारी बात हो रही है, एक्टर बहुत ही लोनली जॉब है। आपको ये लगेगा, आप किताब पढ़ेंगे, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, मतलब वहाँ भी टीचर यही बात करेगा जैसे आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन सीखना आपको खुद है। क्योंकि आपकी बॉडी को तैयार करने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं है उस टीचर के पास कि वो आपको इंजेक्शन करेगा, आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी। आपकी बॉडी को जैसे कहते हैं एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मतलब जिम जाइए, वो तो आपको करना पड़ेगा ना। ये अगर आपको वॉइस को ट्रेन करना है कि आपकी आवाज़ जो है वो प्रोसीनियम थिएटर में आखिरी रो तक पहुंच जाए, उसको ट्रेन करने के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको गाइड ज़रूर चाहिए, वो गाइड मिलेगा, बहुत गाइड है, बहुत बताने वाले आपको मिलेंगे, लेकिन ट्रेनिंग, वो उठना तो आपको पड़ेगा सुबह 4 बजे और जाना पड़ेगा ओपन एयर थिएटर में या किसी खुले मैदान में जहाँ पे आपको अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ है, जब तक आप ये नहीं करेंगे, अपने पहली बात हो कि अपने इंस्ट्रूमेंट को तैयार करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट सही है, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट पक्का है, और फिर आप में एक्सप्रेस करने की क्वालिटी है, आप एक्टर हैं और आप एक्टर नहीं भी हैं, ये मैं आपको बता दूं। कि लोग कहते हैं कि भाई एक्टिंग सीखी जाती है, एक्टिंग मतलब सिखाई जाती है। देखिए एक्टिंग में हम करते क्या है, हम स्टेज पे करते हैं, वी इमिटेट लाइफ, जो हम रियल लाइफ में करते हैं उसी को हम स्टेज पे करते हैं। और वो जो है, कुछ जो आदमी आसानी से ये हाय चारू, तो जो आदमी आसानी से इस चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है स्टेज पे, वो एक्टर बनता है। अब क्या है कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं शुरू में, क्योंकि वो अपनी बात आसानी से
कह नहीं पाते हैं, तो उसके लिए गाइड होता है, जो डायरेक्टर होता है या टीचर होता है, वो उसको बताता है कि भाई तुम कैसे करो, और उसको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करते 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 उसका जो वो जो डर है, वो डर उसका दूर करता है, तो फिर वो सामने आके करता है। आप तो एक्टर इनबॉर्न होते हैं। जैसे कभी आप देखिए मतलब सिंगिंग का शुरुआत जो होती है वो कहीं स्कूल से नहीं होती है। सिंगिंग की शुरुआत, वो सिंगिंग की शुरुआत होती है, आप गाने लगते हैं, खुद ही गाने लगते हैं, और आप सुर में है तो है, आप सुर में नहीं है तो नहीं है। आप समझे, आप कोशिश कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोशिश नहीं कर सकते, आप जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप किसी गाइड से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जो है वो है, और उसको कैसे टोन इन करना है, उसको कैसे सुधारना है, उसके लिए आपको एक गाइड की जरूरत होगी। और दूसरी बात जो मैं आजकल के बच्चों को कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात जो हमारी सोसाइटी, हमारी जनरेशन में, आजकल की जनरेशन में जो मुझे लगता है, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को बुरा भी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूं, कि मुझे लगता है कि एक समर्पण का भाव खत्म हो चुका है, कि जब तक ये समर्पण का भाव आप में नहीं है आप कभी कुछ सीख नहीं सकते। ये समर्पण का भाव होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है, जहाँ पे गुरु और शिष्य की परंपरा है, उसको भूलिएगा मत। ये गुरु और शिष्य की परंपरा सिर्फ हमारे देश में नहीं है, सारे वर्ल्ड में है। उसका तरीका अलग है, मगर वो समर्पण अगर आपके पास नहीं है तो आप सीख नहीं सकते हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा जिसके पास आप गए हैं। जैसे कि अगर आप कल को किसी भी थिएटर ग्रुप में गए हैं, आप मतलब ओम जी कटारे के पास गए हैं, या आप किसी और डायरेक्टर के पास गए हैं सीखने के बाद, आपको समर्पण करना पड़ेगा, आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। सीखने के लिए सरेंडर बहुत ज़रूरी है। अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो सीखेंगे कभी नहीं। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है कि जो सिखा रहा है उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि देखिए एक्टरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ये समझ नहीं पाते हैं कि मतलब आप अपने आप को देख नहीं सकते। उस स्टेज पे एक्टर जब पहुंचेगा कि वो खुद को देख सकता है कि वो तो मतलब उत्तम अवस्था होती है, उस अवस्था तक पहुंचने में तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। आपको देख रहा है सामने वाला आदमी, जिसको आप डायरेक्टर कहते हैं, या जिसको आप टीचर कहते हैं, जिसको आप गाइड कहते हैं। आपका जरूरी है कि आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। वो जो आपको कहता है आपके भले के लिए कहता है, आपकी बुराई के लिए नहीं कहता है। कोई भी डायरेक्टर ये नहीं चाहता है कि मैं एक्टर को ऐसे गलत ट्रेनिंग दे दूं या गलत सजेशन दे दूं। वो अपना प्ले बर्बाद थोड़ी करना चाहता है, वो अपने प्ले को तो मतलब अच्छा ही करना चाहेगा अगर वो डायरेक्टर है उस नाटक का। तो अगर आप में वो ट्रस्ट नहीं है तो फिर सीखना, फिर लर्न करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि एक प्री कंसीव नोशन होके, मतलब आजकल के बच्चे बहुत ही प्री कंसीव नोशन लेके स्टेज पे आते हैं और करते हैं, क्योंकि वो ये देखिए, मेरे को समझ नहीं आता है कि मुझे एक बार एक एक्टर ने कहा कि सर मैं ना ये इस रोल को इस तरह करना चाहता हूँ। मैंने उसे कहा कि भाई तो इस तरह इसको क्यों करना चाहते हो? सर मेरा मन हो रहा है कि मैं इस रोल को इस तरह करना चाहता हूँ। मैंने कहा इस तरह नहीं कर सकते। ये रोल जो है, ये रोल किसी राइटर ने लिखा है। पहले आपको उस रोल को, उस राइटर ने जो लिखा उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा वो क्या है, वो क्या लिखा है, उसकी ज़िंदगी क्या है, वो जो कैरेक्टर है उसकी ज़िंदगी क्या है। उस राइटर ने अगर 3 साल 4 साल लगाए प्ले को लिखने के बाद वो आपके पास वो स्क्रिप्ट आई है, वो जब तक आप उस कैरेक्टर को समझेंगे नहीं, पहले तो उसको समझो। उसके बाद जो अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस कैरेक्टर में अगर ये डायमेंशन में ऐड करूंगा तो ये और निखर जाएगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पहले ये तय करो कि भाई आज, क्योंकि एक एक्टर था, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, तो मैंने उससे पूछा यार तुम खामोश, तुम कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तुम चुपचाप ऐसे गुमसुम से क्यों खड़े हो? तो मुझे उसका जवाब ये था कि देखिए सर, मैंने ये सोचा कि फलानी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने मतलब पूरी फिल्म में बहुत कम बोला है और चुपचाप रहा है, मैं इसलिए वैसे ही वो करना चाहता हूँ। अरे भाई वैसे नहीं हो सकता। वो उन्होंने क्यों किया, अमिताभ जी ने क्यों वहाँ पे किया, वो अमिताभ जी जाने। लेकिन यहाँ पर आप रमेश जो कैरेक्टर लिखा गया है उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको निभाइए आप। वो क्या कैरेक्टर है, वो प्ले में क्या कैरेक्टर है, उसको निभाइए, वो बहुत ज़रूरी है। ये इसी बात पे हम, चाहे मैं हूँ, चाहे इला जी हो, चाहे कश्यप जी हो, चाहे अंजुला जी हो, चाहे मतलब बेचारे स्वर्गीय वीरेंद्र राजदान थे, चाहे सलीम अख्तर साहब है, चाहे संजय है जो हमारे बहुत ही करीबी, मतलब संजय डैज हमारे सारे म्यूज़िक को देखते हैं, म्यूज़िक कंपोज करते हैं हमारे प्लेस में। वो सब
हम बच्चों को यही कहते हैं कि भाई देखो, पहले जो स्क्रिप्ट में लिखा गया, मुझे बहुत तकलीफ होती है इस बात से। इवन सीनियर एक्टर्स जो हैं कभी कभी इस तरह की मतलब गलती करते हैं कि वो ना तय करके आते हैं कि इसको तो मुझे ऐसे करना है। मेरा मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो राइटर ने लिखा है, अब इब्सन का नाटक आप कर रहे हैं, इब्सन कोई मतलब शेक्सपियर के बाद अगर वर्ल्ड थिएटर में अगर कोई राइटर जिसकी इज्जत है, जो माना जाता है, वो हेनरिक इब्सन है। हेनरिक इब्सन के कैरेक्टर आप हैडा गैबलर कर लीजिए आप, या आप डॉल्स हाउस कीजिए, चाहे या आप लेडी फ्रॉम द सी, जितने भी हमने नाटक किए, उन नाटकों को करते वक्त आप उनकी कैरेक्टराइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। जो राइटर ने लिखा उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको वो समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप समझेंगे, उन परतों को समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप ग्रो करेंगे। आप वो नहीं करेंगे तो मतलब ग्रो कैसे करेंगे आप? पहले, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर आप शायद मतलब हो सकता है एक आध रोल आपका निकल जाए, आप लोग आपकी तारीफ भी कर ले, लेकिन एज एन एक्टर आप ग्रो नहीं करते हैं। एज ए एक्टर क्योंकि आपने सीखा नहीं है कि कैरेक्टराइजेशन को कैसे अपने में आत्मसात करना है, एक दूसरे कैरेक्टर को। क्योंकि आफ्टर ऑल मैं हूं के राणा जब कोई रोल करता है तो के राणा नहीं, के राणा की बॉडी है, वो एक्सप्रेस करती है, लेकिन क्या इमोशनली क्या एक्सप्रेस करती है, उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है। जब तक उसकी इमोशनल फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं उस रोल के साथ। तो ये जो चीज है, ये रूल्स जो है, ये रूल्स कोई नए रूल्स नहीं, ये तब से है, जब से मैंने शुरू किया था, जब से मैंने एमेचर थिएटर में कश्मीर में श्रीनगर में शुरू किया था नाटक, आज तक वही रूल्स है, वही काम है। पहली बात तो ये है कि आजकल, दूसरा मैंने देखा है थिएटर में कि आजकल, मैं बताऊं, मेरे कम से कम 40-45 साल हो गए हैं थिएटर में। 45 साल थिएटर में मुझे कभी किसी को एक्टर के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, कभी कोई बहस नहीं हुई। लेकिन मैं आज देखता हूं हमारे थिएटर में, हमारे ग्रुप में कई बार ऐसा हुआ है कि एक्टर तो अभी रिहर्सल शुरू नहीं, आपसे लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि भाई तुमने ये नहीं बोला, तुमने वो नहीं बोला, तुम ये क्यों कर रहे हो? तो क्योंकि ये प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो जाती है, जहां आप स्क्रिप्ट से बाहर जाके अपना कुछ करते हैं। जब आप अपना कुछ करते हैं तो दूसरे को समझ नहीं आता कि तुम क्या बोल रहे हो। उसको, जिसको हम कहते हैं क्यों नहीं मिला प्रॉपर, जब क्यों नहीं मिला प्रॉपर तो वो दूसरा आदमी काम कैसे करेगा? वो कहता है मैं तो कुछ भी। अच्छा, दूसरी बात ये स्पॉन्टेनिटी का ये गलत मीनिंग लोगों ने सीखा है। अरे मैंने स्पॉन्टेनिटी, जो मुझे मन में आया, जो वो स्पॉन्टेनिटी नहीं है, सही, वो बेवकूफ़ी है, उसको स्पॉन्टेनिटी मत कहिए। स्पॉन्टेनिटी बिल्कुल अलग चीज है। स्पॉन्टेनिटी आपकी तब आएगी कि जब आप रिहर्सल करते करते लगातार अपने पार्ट को तैयार करते एक ऐसी स्टेट पर पहुंचेंगे जहां सहजता से वो बात आपकी निकलेगी, जहां अगर आप शब्द को इधर उधर करके भी कहेंगे, लेकिन उसका एहसास जो है वो एहसास बदलेगा नहीं। वो उसको स्पॉन्टेनिटी कहते हैं। इसको स्पॉन्टेनिटी नहीं कहते हैं कि मैं कुछ भी उल जुल स्टेज पे बोलूंगा। स्पॉन्टेनिटी नहीं है भैया, ये स्पॉन्टेनिटी को भूल जाइए। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, इसको स्पॉन्टेनिटी नहीं कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई रूल्स तो वही हैं, रूल्स बदले नहीं है, तरीका वही है। सिर्फ क्या हुआ है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है, लाइट्स अलग अलग तरह की आई है। आप सलीम अख्तर से कहिए कि भाई ये लाइट, वो कहता नहीं आज ये लाइट है, मैं इस लाइट से इसको एनहांस कर सकता हूँ। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो वक्त बदलेगा नई नई चीज़ें आएंगी, वो तो स्टेज में आएंगी तो हम उनका इस्तेमाल भी करेंगे, तो हमारे जो प्रोडक्शन का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। या हम मतलब साउंड में नई चीज़ें आएंगी, जैसे अभी आजकल लैपल का इस्तेमाल होने लगा स्टेज पे, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब एक्टरों की आदत मतलब हो गई कि लैपल का इस्तेमाल करने का। तो वो जो वॉइस की ट्रेनिंग, वॉइस कल्चर की जो हम बात करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, क्योंकि वो जो है एक्टर इतना कमज़ोर है कि यहाँ चौथी पांचवी लाइन के बाद आवाज़ नहीं जाती है। हमेशा ये कंप्लेंट होती है कि उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको ना, जो नई जो टेक्निकल चीज़ें आती हैं, वो हम अपाहिज भी कर देती हैं। मतलब मुझे लगता है कि हमको काफ़ी अवेयर होना चाहिए इन सब चीज़ों का, कि हमको अपाहिज नहीं होना चाहिए, हमको हमेशा अलर्ट होना चाहिए। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये देखिए, ये सारी बातें जो है उन यंग एक्टर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, जो चाहते हैं कि वो नाटक करना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, जिनको थिएटर में दिलचस्पी है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ ये कि कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। मुझे हमेशा एक कंप्लेंट आती है कि मैं जब स्टेज पे एक्ट कर रहा हूँ तो मेरे साथ दूसरे एक्टर होते हैं, तो मैं
मतलब सपोज विंग में मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, अपनी एंट्री के लिए वेट कर रहा हूँ, तो एक एक्टर एग्जिट करता है और कहता है पास्टर्स दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कहता है कि सर सीन चल रहा है तो सर वो मोबाइल देख रहा है, मोबाइल पे बातें कर रहा है, सब फ्रंट रो में बैठा है, मोबाइल पे देख रहा है और मेरी तरफ देख नहीं रहा है। उसको बहुत बुरा, एक्टर को बहुत बुरा लग रहा है। मैं उसको ये कहना चाहता हूं कि जब तुम बेटे मेरे साथ रिहर्सल में होते हो और जब किसी सीन की रिहर्सल चलती है तो तुम वहां बैठे क्या कर रहे होते हो? तुम भी तो अपने फोन पे बैठे होते हो, रिहर्सल वहां चल रही है, दूसरा एक्टर और दूसरे एक्ट्रेस या दूसरे 4-5 एक्टर वहां पे सीन कर रहे हैं, तुम वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तुम भी तो अपने फोन पे लगे रहते हो। तो जब तुम रिहर्सल चल रहा है वो भी एक परफॉर्मेंस से हो रहा है, वो परफॉर्मेंस तैयार हो रहा है, तुम उनको देखते हो क्या? तुम उनको नहीं देखते हो, तो अपने फोन को देखते हो। तो अगर जब तुमको वो चीज बुरी नहीं लगती, अगर ऑडियंस में तुम्हारा प्ले देखते वक्त वो ऑडियंस वाला आदमी फोन पे देखता हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है उसको ये कहना कि वो फोन क्यों देख रहा है। चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको डिसिप्लिन पहले अपने घर में होना चाहिए। कितनी बार मैंने अपने थिएटर ग्रुप में अपने लोगों को कहा है कि भैया रिहर्सल में प्लीज स्विच ऑफ योर फोन्स, लेकिन मजाल है कोई स्विच ऑफ करेगा फोन? और सीखेंगे कैसे आप? एक जैसे इला जी स्टेज पे परफॉर्म कर रही है, उसके साथ कोई दूसरा एक्टर स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, मैं उनको कहता हूं देखो ये सीनियर एक्टर है, इन्होंने 40 साल से काम किया है, 40 साल काम कर देख लो ये क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व करोगे तो सीखोगे, वही एक तरीका है सीखने का। लेकिन मजाल है वो नहीं सीखेंगे, वो उधर थोड़ी देर के लिए मुझे खुश करने के लिए उधर देखेंगे, मैं वापस टर्न करूंगा तो अपने फोन में लगे हुए होते। भैया जब तक आप ये फोन पे देखना बंद नहीं करोगे, ये डिसिप्लिन आप अपने थिएटर ग्रुप्स में क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आपको कोई हक नहीं बनता है कि ऑडियंस में अगर कोई बैठा आपका परफॉर्मेंस देखते हुए वो फोन को देखता, आपको कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि आप फोन क्यों देख रहे हैं। क्योंकि आप जब तक ये डिसिप्लिन अपने थिएटर ग्रुप में नहीं क्रिएट करेंगे, अपने थिएटर वालों के बीच में नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक आपको कोई हक नहीं बनता कि और आप ऑडियंस में वहाँ कंप्लेंट कीजिए। कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता था कि ये आजकल के बच्चे। दूसरी बात एक और चीज़ है, देखिए क्या है कि स्क्रिप्ट की कोई अहमियत नहीं रह गई है। अब क्या होता है कि जब मैं रिहर्सल में होता हूँ तो क्या होता है कि रिहर्सल चल रही होती है, तो अब दूसरा एक्टर बैठा है, वो अपना फ़ोन खोलता है और फ़ोन में अपनी लाइंस देख के लाइंस बोल रहा है। तो ये मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे ये मेरी तबीयत के लिए नहीं है। आप उसका देखो, उस गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लाइनें याद करनी, मान लीजिए आप कल को शूटिंग में गए हैं किसी जगह, तो आपको पूरी स्क्रिप्ट आप नहीं लेना चाहते हैं साथ में, आपने अपने सीक्वेंसेस ले लिए और अपनी लाइंस याद करने के लिए, अपनी सीन समझने के लिए आपने व्हाट्सएप पे या किसी चीज़ पे अपने फ़ोन में रख दी है सारी चीज़ें, और आप वहाँ पर जब भी आपको मौका मिले तो वो आप वो लाइंस को याद करके पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो नई चीज़ है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जब आप रिहर्सल करें आप स्क्रिप्ट रखिए। स्क्रिप्ट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप शब्दों को पेपर पे कागज़ पे देखेंगे नहीं, आपको शब्दों के साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। उन शब्दों को खासकर उस भाषा में, जिस भाषा में आप नाटक कर रहे हैं, जिस भाषा में हिंदी में मतलब नाटक करें, हिंदी भाषा, उन शब्दों को जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, उनको देखेंगे नहीं, आप उन शब्दों के साथ निर्वाह नहीं कर सकते एज एन एक्टर। ये बहुत गलत बात है, ये कभी हो नहीं सकता। और दूसरी बात कि जब आपके पास पूरी स्क्रिप्ट होगी, आप जैसे कैरेक्टराइजेशन की बात होती है, कोई एक्टर मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे समझ आता है, मेरा कैरेक्टर मुझे समझ। मैंने कहा क्यों? आप पढ़ो, स्क्रिप्ट पढ़ो तो आपको कैरेक्टर के बारे। कहते हैं देखिए मैंने सारा अपना रोल तो सारा पढ़ा, उसमें कुछ है नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो अपना रोल है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपके बारे में नहीं है, लेकिन जो दूसरे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं उसमें आपका कैरेक्टर है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, और जो दूसरे जो आपके बारे में कहते हैं उससे आपको क्लू मिलेगा आपके कैरेक्टर के बारे में। ये ज़रूरी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आपके बारे में आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं स्टेज पे, उसमें आपको अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए रेफरेंसेस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो दूसरे सीन में दूसरे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, वहां आपके बारे में बात हो रही है, तो वो रेफरेंस बनता है आपके लिए। इसलिए स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब तक आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप कैरेक्टर के साथ निर्वाह कैसे करेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये मेरी आपसे करबद्ध विनती है, प्रार्थना है कि आप ये आदत बनाइए, स्क्रिप्ट पढ़ना, उसको आदत बनाए और पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो तभी आप अपने कैरेक्टर के साथ निर्वाह कर सकेंगे। अभी जैसे कि कुछ ऐसे एक्टर भी, ऐसी बात नहीं है कि मतलब आखिर में मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो कुछ मैंने अब तक किया है,
जो कुछ मैंने किया है उसमें सिर्फ मैं, वो सारा श्रेय मुझे नहीं जाता है। मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग रहे हैं, जैसे इलाजी। मैंने जितने प्लेस डायरेक्ट किए हैं अब तक, वो तो या ओरिजिनल प्लेस इलाजी ने खुद लिखे हैं, उनका अडेप्टेशन इलाजी ने खुद किया है। मुझे कोई मतलब मैं बेझिझक ये कह सकता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में मैंने देखा है कि कोई अच्छे अडेप्टेशन कर सकता है, उनमें मैं पहले नंबर पे इलाजी का नाम रखूँगा, क्योंकि शी इज़ अ वंडरफुल मतलब राइटर, बहुत अच्छा अडेप्टेशन करती है। मतलब इसे एक फॉरेन प्ले को कैसे वो हिंदुस्तानी मतलब परिवेश में डालते हैं, तो दैट्स इनक्रेडिबल एक्चुअली। मतलब वो अगर जिसने हमारे नाटक देखोगे उनको समझ में आएगा, चाहे वो जिमेला बाई कलाली हो, चाहे वो हरदीप कौर गिल हो, चाहे वो मतलब गूंज हो, चाहे वो मतलब जितने भी हमने नाटक किए हैं उनको अडेप्टेशन किया है। तो मेरे पास एक ऐसा शख्स, हमने तो तय किया है कि मैं प्ले में पढ़ूंगा, प्ले का सिलेक्शन मैं करूंगा, अडेप्टेशन इलाजी करेंगे। तो ये सिलसिला जो है पिछले 30-35 साल से चल रहा है। और सलीम साहब हमारे साथ है कुछ 30-35 साल से, वो मतलब उसकी लाइटिंग करेंगे। हाँ, उस लाइटिंग करने से पहले तो विजय कश्यप जो हमारे साथ, मतलब जब से मैं सुरने में हूँ तब से विजय कश्यप भी हमारे साथ है, अंजुला बेदी हमारे साथ है। तो हमने तय किया कि भाई हम काम करेंगे तो एक साथ करेंगे। लोग कई बार मुझे पूछते हैं कि भाई आप दूसरे ग्रुप के नाटक डायरेक्ट क्यों नहीं करते, वहाँ काम नहीं। मैंने कहा मुझे मौका नहीं मिलता, क्योंकि मेरे पास इतना काम है। अभी भी अगर एक कोविड नहीं होता तो 2 प्लेस की रिहर्सल हमारी शुरू होनी थी। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं, मैं दूसरों के पास कैसे जाऊँ, दूसरे मतलब ग्रुप्स में जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। तो उसके बाद मेरे पास एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब चाहे वो राहुल बग्गा हो, गौरव अमलानी हो, अभिषेक पांडे हो, नैन्सी ठक्कर हो, डोना मुंशी हो, मतलब आदिति शर्मा हो, इरा। और उसके बाद आजकल मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने कुछ ऐसी मतलब धुरंधर एक्ट्रेसेस जैसे इरा दुबे, जिनके साथ मैंने हरदीप कौर किया है, और जैसे दिलनाज ईरानी है जिसके साथ मैंने बेबीज ब्लूज किया है। ये सब आए हैं मेरे साथ, इन्होंने मेरे साथ काम किया है। आशीष है हमारे साथ, जितने भी एक्टर्स हैं, हो सकता है कि मतलब आराध्या है, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी एक्ट्रेसेस हमारे साथ आई हैं, एक्टर्स हमारे साथ आए हैं, अगर ये सब मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पाता था। तो मैं ये श्रेय मैं अकेले को नहीं लेना चाहता हूँ। ये सारे सुरने थिएटर और फोक आर्ट फाउंडेशन के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, नए पुराने और अब आने वाले जितने भी हैं, जिनके साथ हम काम शुरू करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की मेरी बात को उन्होंने सुना होगा और वो इन सारी बातों पर अमल करेंगे कि जो मैंने उनको कही है। जो नए लोग हैं वो करेंगे, अमल करेंगे कि भाई इस तरह से काम करना है। ये खासकर मैं नवनीत को, ईशा को, हर्षिका को, दानिश को, नीतीश को, नरेंद्र को, इन सब को, नरेश को कहता हूँ कि जो आने वाले हैं, पर्दा उठने से पहले जो नाटक हुआ वो मतलब वो नाटक उसके साथ ऐसे आयरनिकली हुआ कि पर्दा उठने से पहले ही अभी नाटक की रिहर्सल बंद हो गई। अब मेरी जर्नी फ्रॉम एक्टर टू डायरेक्टर, ईमानदार जवाब दूंगा कि मुझे एक्टिंग करने में आज भी बहुत मजा आता है। और एक्टर तो मुझे, डायरेक्टर तो मुझे इलाजी ने बनाया। अगर कल को मुझे कुछ अवार्ड मिला तो मुझे उसमें मतलब इलाजी की झोली में डालना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ कि मैं NSD से आया था और जब ये प्ले कर रहे थे पहला जीतवा उजली, तो सवाल आया कि भाई डायरेक्ट कौन करेगा, डायरेक्ट कौन करेगा इस नाटक को। तो इलाजी ने कहते हो आप हैं, आप तो NSD के हैं तो आप कर लीजिए। हाँ डॉली, ये बात को याद रखना, मोबाइल का भी इस्तेमाल मत करना, बिकॉज देखिए हम ड्रामा स्कूल से आए हुए लड़के हैं, लड़कियां हैं डॉली। तो ये जो है, जब हम ये शुरू करेंगे तभी बाकी लोग सीखेंगे, क्योंकि ये एक न्यूसेंस है। मतलब ये जितना मतलब ये जो गैजेट है, बहुत इसका यूज़ है, बहुत अच्छा यूज़ है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये यूज़ नहीं उसका, लेकिन हमारे काम में ये बहुत ही स्टम्बलिंग ब्लॉक है। इसने क्या है, पहली बात तो ये कंसंट्रेशन, हमारी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए अपने काम में, वो कंसंट्रेशन हो नहीं पाती। हमारा बच्चा जो है वो कंसंट्रेशन कर नहीं पाता, उसका सारा ध्यान मतलब। इसलिए मैंने तय किया कि अगली बार जो है मैं तो सबको कहूँगा, अपने कई बार मैंने किया भी है, सबके फ़ोन अपने टेबल पर रखे, लेकिन होता नहीं है। इसी कब तक आप मतलब, ये इतने बच्चे तो है नहीं, अडल्ट हैं, इनके साथ कहेंगे, कल को कहेंगे सर आप कौन होते हैं हमें ये कहने वाले, हम तो करेंगे। बट बेसिकली ये है कि मतलब ये प्रॉब्लम है डॉली, इसको अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ क्वेश्चन सर, आपने नेचुरल किससे सर आप इतने नेचुरल कैसे हो, आपके एक्टर इज जस्ट ऑसम। नेचुरल मैं कैसे हूँ, क्योंकि मैं बहुत सहज इंसान हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ही सहज हूँ, क्योंकि वो सहजता मेरे काम में दिखती है।
और मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता चीज़ों को, और ख़ासकर कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने काम के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। वो कैरेक्टर को मैं अपना जामा नहीं पहनाता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो जो कैरेक्टर का जामा है वो पहन के मैं सामने आऊँ, तो शायद इसलिए वो सहज और सही लगता है। योर ऑनेस्टी एज एन एक्टर इज़ अ ड्रीम फॉर एनी डायरेक्टर और ऑडियंस टू वॉच। हाउ डू यू वर्क ऑन इट एज एन एक्टर? सिंपल, इसमें कोई मतलब सिंपल सी चीज़ है। पहली बात तो ये है कि देखिए, डू यू हैव पैशन टू डू दिस वर्क? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में पैशन, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं थिएटर करने के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मेरे पास कोई औचित्य नहीं, ये मजबूरी है मेरे लिए। जब तक कोई चीज़ आपके लिए मजबूरी नहीं बनेगी कि आपको लगेगा कि मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तब तक आप उस काम को सही तरीके से कर नहीं पाते, सहजता से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक मैं नाटक नहीं करूँगा, जब मैं नाटक पढ़ूंगा नहीं, तब तक मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। मैं जब आजकल जैसे 2-2.5 महीने से तो मैंने 10-12 प्लेस तो पढ़ लिए, और मैं कोशिश भी की, इलाजी को साथ साथ मैं मैसेज करता हूँ, ये प्ले मैंने पढ़ा है, ये करना है, ये लाइन अप हो गए हमारे 10-12 प्ले जिनको हमको करना है। सर, इज कोविड मेकिंग अस पुश आवर बाउंड्रीज एज आर्टिस्ट? व्हाट चेंजेस डू यू सी आफ्टर दिस फेज गेट? देखिए, ऐसी बात है कि मैं बताना मैं शुरू में ही बताना चाहता था कि मुझे मतलब ये जो है ना, जयदेव तो कमाल का आदमी है, तो उसने कहा हम तो नहीं मानेंगे के जी, आपको तो लाएंगे हम इस सेशन में। तो मैं प्रत्यक्ष बात करने का आदी हूँ, आमने सामने। मेरे पास जिससे मैं बात करता हूँ, जब तक मैं उसकी आंखें नहीं देखूंगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कोविड जो है जाएगा, बहुत जल्दी हम स्टेज पे आएंगे, बहुत जल्दी हम करेंगे। क्योंकि थिएटर जो है वो तो लाइव मीडियम है भाई साहब, लाइव मीडियम है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑडियंस एंड एक्टर। जब तक वो नहीं होगा तो थिएटर नहीं हो पाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप एक्ट कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग योर प्ले, you are not doing theater. Theater happens in the mind of the audience. जब वो आपको देख रहा है, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से आपको देख रहा है स्टेज पे, वो उसके दिमाग में नाटक हो रहा है। आपको कई बार आपने महसूस किया होगा, जब आप प्ले खत्म करके लोग आपके पीछे आते हैं और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, वो ऐसी कुछ बात आपसे, आपके परफॉर्मेंस के बारे में आपसे कह जाते हैं, आपको कह देते हैं, जो आपने 3 महीने की रिहर्सल में भी नहीं सोची होगी। वो 3 महीने की रिहर्सल जो आपने प्ले की, आपके दिमाग में, वो जहन में वो बात नहीं आई जो उस ऑडियंस में बैठने वाले आदमी ने आपको अप्रिशिएट करते हुए कहा है। यानी कि जब वो आपको देख रहा है, उसकी दिमाग में भी एक दुनिया मतलब चल रही है। वो ही इज क्रिएटिंग हिज ओन वर्ल्ड, ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड विच वी आर शोइंग हिम। दैट इज वाई ये कहते हैं कि थिएटर हैपन्स इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस। सो मेरे दोस्तों, एक्टर को ऑडियंस की ज़रूरत है। जब ऑडियंस सामने होगी, एक्टर स्टेज पे होगा, तभी थिएटर होगा। और हमको दुआ करनी चाहिए कि वो ज़माना जल्दी आए, ये कोविड यहाँ से निकल जाए और हम फिर एक बार दोबारा स्टेज पे आके काम करें। सेफ डिस्टेंसिंग इन थिएटर, व्हाट इज द फ्यूचर? कोई डिस्टेंस, आप ये चिंता मत कीजिए, कोई फ्यूचर मुझे ये समझ नहीं आता कि देखिए, ये एक लॉन्ग इंटरवल है, समझने की कोशिश करो। इंटरवल तो हमारे नाटक में भी होता है, वहाँ 15 मिनट का इंटरवल होता है, उसमें चाय पीते हैं हम, मतलब स्क्रिप्ट को देखते हैं, कॉस्ट्यूम बदलते हैं। ये जो 2.5-3 महीने का मामला है, वो ये 6 महीने भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग इंटरवल है, वो लॉन्ग इंटरवल में अपनी तैयारी कर लीजिए। आप अपनी तैयारी कीजिए, प्लेस पढ़ लीजिए, प्लेस को अपना प्लान आउट कीजिए, अगले 3 साल का वर्क प्लान आउट कीजिए। कब घबराते क्यों है? ये रहने वाला नहीं है चीज़। मैं इसको नहीं मानता हूँ। आई एम ए पॉजिटिव थिंकर। मैं बहुत पॉजिटिव चीज़ें सोचता हूँ और मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द ऐसा होगा जब हम दोबारा स्टेज पे होंगे। तो अभी ये सेफ डिस्टेंसिंग, वेव डिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी बात है। देखिए, ये अच्छी बात है कि हम आइडल नहीं है। ये जो आजकल ये जो सेशन चल रहा है, मैं वंस अगेन मैं जयदीप को, कोकोनट थिएटर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये ऐसा एक इनिशिएटिव ले लिया जिससे हम आपस में बात कर सकें। देखिए, पंकज कपूर जी के पिताजी ने, एक बार हम लुधियाना में 5वां सवार प्ले करने गए थे और पंकज जी के घर में रहते थे। तो वहाँ उनके पिताजी जो कि प्रिंसिपल थे कॉलेज के, तो उनसे बात करते करते उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो अलकाई साहब की बातों की तरह मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि एन इनकन्वीनियंस इज एन एडवेंचर राइटली कंसिडर। अगर आप इस इनकन्वीनियंस को जो है, इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, आप इसको एडवेंचर मान लीजिए, आप
आपको समझ में आ जाएगा, आप एक नई चीज़, आप नई तरह से खिल जाएंगे और आप नई एक्सपीरियंस, नई अनुभूति स्टेज पे लाएंगे। आप घबराइए मत। मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप अपना काम चालू रखिए, आप काम चालू रखिए। बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे स्टेज पे। देखिए इससे फायदा क्या हुआ, देखिए हर एक चीज़ के अपने पॉजिटिव्स भी है। फायदा ये हुआ कि देखिए आपने इन सेशंस में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हिंदुस्तान के जितने भी दिग्गज लोग जिन्होंने नाटक किया है, जो नाटक करते आए हैं, जो कि इस रंगमंच के इतने बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, उन्होंने आपके साथ बातचीत की है। क्या नाटक में पिछले 50 साल में ऐसा कभी हुआ है कि आपने एक साथ इतने लोगों को एक साथ सुना हो, उनके एक्सपीरियंसेस को उन्होंने आपके साथ शेयर किया हो? तो ये तो एडवांटेज, ये फायदा ही हुआ ना कोविड-19 का। ये फायदा हुआ कि आपको एक मौका मिला है इतने लोगों की बात सुनने का, इतने लोगों के एक्सपीरियंस को शेयर करने का। ये मौका थिएटर में नहीं आता, वरना अगर मतलब ठीक समय होता तो सब लोग अपने अपने रिहर्सल में लगे होते, एक दूसरे का नाटक भी हम देखते नहीं है। मतलब मैं तो ये यहाँ पे मैं कहूँगा कि मैं इतने सालों से यहाँ नाटक कर रहा हूँ, जब से मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, मैंने नाटक करना छोड़ा नहीं, लेकिन कोई भी दोस्त मेरा नाटक देखने नहीं आता, कोई भी LSD का मेरा बैचमेट मेरा नाटक देखने नहीं आता, कभी नहीं आता। और मेरी ये पॉलिसी है, मैं जब तक टिकट नहीं कोई खरीदेगा तब तक मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, एक्सेप्ट अनलेस एंड अनटिल ही इज अ स्पॉन्सर, उसने मुझे पैसा दिया है तो मैं उसको इन्वाइट करता हूँ, अगर मैं किसी को इन्वाइट भी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स नाटक करता है, कोई भी आदमी, मैं पहला शख्स होता हूँ, मैं और इलाजी पहले जाते हैं उनका नाटक देखने के लिए। तो कहने का मतलब ये, हम तो अपने अपने कोकून में फंसे थे। कोविड-19 ने हमको एक मौका दे दिया है कि अपने कोकून से बाहर आओ और आप बात करो। तो देखिए के रानो का इतने लोगों ने मेरी बात सुनी, आपको कहाँ मौका मिलता है। कल आपने मकरंद की बात सुनी, परसों आपने ओम कटारे जी की बात सुनी, आपने सुरेश शर्मा की बात सुनी, डॉली अहलुवालिया की बात सुनी, आपने इतने लोगों की बात सुनी, आपने इलाजी की बात सुनी, आपने सलीम अख्तर की बात सुनी। ये कैसे, कहाँ मौका मिलता है आपको? सब लोग अपने अपने बिजी होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव है इसको पॉजिटिव को समझ के इसको सैल्यूट कीजिए और ये ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी हम इस संकट से निकल जाए, उभर जाए और दोबारा हम स्टेज पे जाए, दोबारा हम स्टेज पे काम करें। और ये होगा, ये ज़रूर होगा। मुझे विजय जी, मैं विजय कश्यप से, संजय डैज से, सलीम अख्तर से, इलाजी से, मैं वंस अगेन मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं उनका। और मैं सारे मेरे एक्टर, मैं कुछ लोगों के मैंने नाम लिए हैं, कुछ लोगों के नाम क्या होता है कि मतलब एक्साइटमेंट में नाम भी, एक बार ऐसा हुआ था कि जब हम नमस्ते प्ले कर रहे थे, नमस्ते प्ले करते करते हमने किया तो इलाजी ने कहा कि यार तुम इंट्रोड्यूस करना बाद में लोगों को स्टेज पे। तो स्टेज पे जब इंट्रोड्यूस करने लगे थे तो अभिषेक तो मेन एक्टर है प्ले का, तो मैं उसका नाम ही भूल गया वहाँ स्टेज पे, समझ नहीं आया कि उसका नाम क्या है। तो क्या होता है, कभी कभी एक्साइटमेंट पे इस तरह की बात होती है कि आपको नाम याद नहीं आता है। तो कुछ नाम मैंने बोले, कुछ नाम नहीं बोले, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मैंने जो कुछ भी किया है, अच्छा बुरा जो कुछ भी किया, अगर ये लोग मेरे साथ नहीं होते, अगर इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो हम ये काम कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि थिएटर एक ग्रुप एक्टिविटी है। जब तक सबका कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होगा, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डिज़ाइनर हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो, चाहे वो लाइट डिज़ाइनर हो, चाहे वो म्यूज़िक डिज़ाइनर हो, जब तक ये सब मिल के काम नहीं करेंगे तो अच्छी चीज़ अब कभी बना ही नहीं सकते। तो क्योंकि मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कोकोनट थिएटर को, क्योंकि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इसका जो टाइटल रखा है कि चाय वाय और रंगमंच, ये बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। क्योंकि रंगमंच तब तक हो ही नहीं सकता जब तक चाय का प्याला हाथ में नहीं होगा। कितने चाय के प्याले होते हैं, जितने चाय के प्याले होते हैं, जब तक वो चाय के प्याले नहीं होंगे तो रंगमंच हो ही नहीं सकता। ये आपने बहुत अच्छा किया। मैं चाहता हूँ कि आप और भी अच्छा काम करें। आपके साथ आपने हमको नाटक भी करवाए हैं, अलग अलग जगहों पर नाटक करवाए हैं, बहुत अच्छे नाटक करवाए हैं। आगे भी इंशाल्लाह ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर करेंगे हम। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। सिर्फ जाते जाते ये कहूँगा, क्योंकि ये सारी बात मैं उन लोगों को, नौजवान एक्टरों को कहना चाहता था। देखो मेरा जो पर्पस था बात करने का, कि मैं जो कह रहा हूँ, देखिए मैंने कहा ना, रूल्स आर सेम। वक्त बदल गया, ज़माना बदल गया, हमारी सिचुएशन, सोशल सर्कमस्टेंसेस बदल जाती हैं, वो सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कोई काम
प्रक्रिया जो प्रोसेस जो रंगमंच का है वो बदला नहीं, वो वैसे का वैसा, उसका एक ग्रामर है, उसका एक तरीका है, उस तरीकों को अपनाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं उस तरीकों को अपनाना पड़ेगा और उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे इस सेशन में आए, आपने मेरी बात सुनी, और मैं चाहता हूँ कि हम फिर कभी किसी और मौके पे मिलें, आपस में बात करें। धन्यवाद।